वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम गुरु बीजाणु जनन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु बीजाणु जनन को अपन मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो सर्वप्रथम तो गुरु बीजाणु जनन होता है क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें, परिभाषा क्या होती है इसकी। तो गुरु बीजाणु जनन में एक सेल होते हैं, उसे बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, ये आपकी 2n होती है। ऐसे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। तो इसको अपन एक परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? अपन कहेंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं 4 गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, या अंग्रेजी में बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये तो ये हमारे गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा, जो अक्सर आधा नंबर की या 1 नंबर की पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इन गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता कैसे, कौन सी प्रोसेस है या कौन सी कोशिकाओं से होता हुआ इनका निर्माण होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय यानी बीजांड हम पढ़ चुके हैं। तो बीजांड के अंदर एक भाग बताया था मैंने, उसका नाम था बीजांडकाय। बीजांडकाय। तो बीजांडकाय में जो हाइपोडर्मिस कोशिकाएं होती है, या आप ये कह सकते हैं कि बीजांडकाय की कोई भी कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं, उनमें से एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाएं क्या होती है? आकार में बड़ी हो जाती है। बीजांडकाय की जो हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? आकार में बड़ी हो जाती है। आज जब ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होगी तो इनके अंदर सघन जीव द्रव्य होगा, जीव द्रव्य, और साथ में ही स्पष्ट केंद्रक होगा। यानी बीजांडकाय की कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, सघन जीव द्रव्य वाली हो जाती है, स्पष्ट केंद्रक उसमें पाया जाता है। तो ये जो बड़े आकार की सघन जीवद्रव्य वाली या स्पष्ट केंद्रक वाली जो कोशिका है, इसे अपन क्या बोल देते हैं? इस कोशिका अपन बोलते हैं प्रपशु आरंभक।
यानी बीजांडकाय की कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, जिसमें सकन जीवद्रव्य स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इस बड़े आकार की कोशिका को ये अपन क्या बोलते हैं, प्रपशु आरंभक बोलते हैं। अब ये तो प्रपशु आरंभक कोशिका बनी, बीजांडकाय की कोशिका थी, इसमें क्या होता है, परिणत विभाजन होता है। यानी प्रपशु आरंभक कोशिका है, इस प्रपशु आरंभ कोशिका में परिणत विभाजन होता है, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन होने के कारण इस कोशिका में दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, या प्रपशु आरंभक से दो सेल्स का निर्माण होता है, या दो कोशिकाओं में बट जाती है। एक होती है हमारी प्राथमिक भीतीय कोशिका, और ए का नाम होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है। एक तो प्रपशु आरंभक में परिणत विभाजन होने से प्राथमिक भीतीय कोशिका, एक होती है आपकी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब होता क्या है, ये जो प्राथमिक भीतीय कोशिका है इसकी बात करते हैं अपन, तो प्राथमिक भीतीय कोशिका है, इस प्राथमिक भीतीय कोशिका या तो ये क्या रहती है, अविभाजित रहती है, कोई किसी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता इसमें, या फिर क्या करती है, ये प्राथमिक भीतीय कोशिका बार बार विभाजन करती है, बारंबार बारंबार क्या करती है, ये विभाजन करती है, और बारंबार विभाजन के फलस्वरूप ये किसका निर्माण कर लेती है, ये भित्ति का निर्माण करती है, भित्ति का निर्माण। ठीक है, यानी प्राथमिक भीतीय कोशिका या तो अविभाजित रहती है या बारंबार विभाजित होकर भित्ति का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है भित्ति का। दूसरी हमारी कोशिका वह है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। यह प्राथमिक बीजाणु कोशिका, इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता, ये बिना विभाजन के ही, बिना विभाजन के ही ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करने लग जाती है। इसके समान गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, यानी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करने लग जाती है, या अपन ये कह सकते हैं कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। अब ये बदल जाएगी तो इसमें क्या होगा, ये जो आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण इसके अंदर चार क्या बनते हैं, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण इसके अंदर क्या हो जाता है, चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। चार गुरु बीजाणु का निर्माण होते हैं। ये गुरु बीजाणु आपके क्या होते हैं, एन होते हैं, अगुणित होते हैं। साथ में ही ये चारों के चारों गुरु बीजाणु हैं, ये किसके रूप में, रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यानी ये जो चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ ये रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब देखो ये जो चार गुरु बीजाणु बने इनमें से एक गुरु बीजाणु है वो तो आपका रहता है सक्रिय, और तीन गुरु बीजाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके अपराशित। यानी हमारे पास क्या आया, हमारे पास चार गुरु बीजाणु
का निर्माण हुआ, ये अगुणित होते हैं। इन चार में से, इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु हैं, 3 गुरु बीजाणु वो तो क्या हो जाते हैं, अपहराशित हो जाते हैं। और जो एक गुरु बीजाणु होता है वो क्या रहता है, सक्रिय। लेकिन ध्यान रहे, जो आपका सक्रिय गुरु बीजाणु है वो निभाग सिरे की तरफ वाला होता है, और ये जो आपके बाकी के 3 हैं वो क्या है, अपराशित हो जाते हैं, जो बीजांड द्वारे सिरे की ओर होते हैं। यानी मैं ये कहूँगा कि जो 4 गुरु बीजाणु बने थे उनमें से निभागीय सिरे की तरफ वाला एक गुरु बीजाणु तो क्या रहता है, सक्रिय, और शेष 3 गुरु बीजाणु हैं वो अपराशित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। अब जो ये 3 गुरु बीजाणु आपके अपराशित हुए हैं, इन तीनों गुरु बीजाणु का उपयोग ये जो आपका सक्रिय गुरु बीजाणु है, सक्रिय गुरु बीजाणु पोषण के रूप में कर लेता है। यानी जो सक्रिय गुरु बीजाणु हैं वो अपने पोषण के अंदर ये जो आपके 3 अपराशित हो गए थे उनको पोषण के अंदर काम में ले लेता है। तो मैं ये कहूँगा अपराशित 3 गुरु बीजाणु का उपयोग सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा पोषण में कर लिया जाता है, यानी ये पोषण में उनको काम में ले लेते हैं। इसके बाद में ये सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि करता है, वृद्धि करके किस में बदल जाता है, ये 3 तो अपराशित हो गए, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सक्रिय गुरु बीजाणु बचा। ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है, ये करता है वृद्धि, वृद्धि करके और ये आपका भ्रूण कोष में बदल जाता है, यानी सक्रिय गुरु बीजाणु हैं वो वृद्धि करके किस में बदल जाता है, भ्रूण कोष में बदल जाता है, भ्रूण कोष। ऐसे भ्रूण कोष बदल गया, ऐसे भ्रूण कोष को अपन क्या कहते हैं, इस भ्रूण कोष को हमने मादा युग्मकोद भिद कहते हैं। ध्यान देना, एक बार यहाँ से देखना कि हमारे पास 4 गुरु बीजाणु बने थे, इन 4 में से निभागीय सिरे वाला एक गुरु बीजाणु तो होता है सक्रिय, शेष जो 3 गुरु बीजाणु वो अपराशित हो जाते हैं। इसके अलावा जो 3 गुरु बीजाणु अपराशित हुए थे, इन गुरु बीजाणु का उपयोग है सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा पोषण में कर लिया जाता है। अब वो 3 तो नष्ट हो गए, उनका पोषण में भी सक्रिय गुरु बीजाणु काम में ले लिया। अब जो सक्रिय गुरु बीजाणु हैं, ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है, ये आपका बीजांड काय में होता है, तो बीजांड काय में सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि करता है। अब वृद्धि करके और ये किस में बदल जाता है, ये भ्रूण कोष जिसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियोसेक में बदल जाता है। यानी सक्रिय गुरु बीजाणु से एम्ब्रियोसेक का या भ्रूण कोष का निर्माण होता है। इस भ्रूण कोष को अपन क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद विधि कहते हैं। तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन के द्वारा हमारे पास सक्रिय गुरु बीजाणु बनते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु से फिर आगे की प्रोसेस होती है, वो होती है आपकी, हम पढ़ेंगे, हमारा नया हेडिंग होगा मादा युग्मकोद विधि या भ्रूण कोष, तो उसमें अपन बताएंगे। तो सीधी यही है कि गुरु बीजाणु जनन में सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। एक थोड़ा सा डायग्राम भी मैं आपको बताऊँ, इसमें क्या होता है। यानी मैंने शुरू में कहा था कि बीजांड काय की कोई भी कोशिका बड़ी हो जाती है, तो ऐसे बनाते हैं अपन। ऐसे ऐसी सेल होती है आपकी। ये है आपकी
बीजांडकाय सेल कोशिकाएं। ये जो अंदर वाली कोशिका है इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। और ये क्या होता है आपका केंद्रक, ये तो होता है केंद्रक। अब क्या होता है, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मैंने कहा था विभाजन होता है, और विभाजन होने से यहाँ पे क्या है, दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन में अपन क्या करें, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बना रहे हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन पहले तो होता है फर्स्ट, बाद में होता है सेकंड। तो दो चरणों में कराता हूँ मैं। पहले करवाता हूँ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। ऐसे क्या होगा, दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। फिर इन दो कोशिकाओं में फिर अर्धसूत्री विभाजन आपका क्या होगा, सेकंड होगा। तो यहाँ लिख दो आप अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ऐसे क्या होगा, ऐसे करके चार, ये देखो चार बन गए। ये चार क्या है, ये आपके गुरु बीजाणु चार बने ने। चारों के चारों एक रेख, मैंने कहा था रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते, रेखीय क्रम में। तो इस प्रकार एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब इन चार गुरु बीजाणु में आपको देखना है कि मैं आगे बना देता हूं। यहाँ ये ऊपर वाले तीन होते हैं, यानी इसको मानते हैं निभागीय शिरा। तो एक तो रहता है सक्रिय, तीन क्या हो जाते हैं अपराशित। तो आप इनको ऐसे बना सकते हो, 1 2 3 और 1 ऐसा बना दो आप, ठीक है। तो ये तीन आपके गुरु बीजाणु तो हो जाएंगे अपराशित, और ये एक है, ये रहेगा आपका सक्रिय गुरु बीजाणु। इनको आप लिख सकते हो अपराशित गुरु बीजाणु। तो ये तीन तो अपराशित हो जाते हैं, एक रहता है जो निभागीय शिरे की तरफ होता है, वो सक्रिय। अब ये जो सक्रिय वाला गुरु बीजाणु है, ये अपराशित हुए गुरु बीजाणु को पोषण के अंदर काम में ले लेता है। ये भी आगे क्या करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि करके भ्रूण कोश का निर्माण कर लेता है। वो अपन पढ़ेंगे। इससे आगे वाला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो हेडिंग रहेगा भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद, उसके अंदर। आज अपन इतना ही करेंगे। धन्यवाद।